हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रहा है क्लियरली सबको? आवाज आ रहा है क्लियरली सबको? Please answer in chat box so we can start the session. Good evening everyone. आवाज क्लियरली आ रहा है, स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, so we can start the session. Hello, good evening guys. Can you hear me properly? Please answer fast. Yes, okay, great. सो गुड इवनिंग गाइस। सी कैप रजिस्ट्रेशन जो है आज से स्टार्ट हो चुका है, तो कल से स्टार्ट हुआ था एक्चुअली। आपने अगर देखा होगा तो कल से डेट दिए थे और रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। मैं देखो, ये जो रजिस्ट्रेशन है इस साल का जो प्रोसेस है थोड़ा डिफरेंट है। लास्ट टाइम क्या था कि आपका जो सीईटी का रजिस्ट्रेशन एंड कैप राउट का रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्म्स थे वो डिफरेंट थे। बट अगर आपने नोटिस किया होगा कि उन्होंने स्टार्टिंग से इस बार क्या था कि एक ही आपको प्रोफाइल बना के दिया हुआ और उसी के अंदर पूरे के पूरा आपका जो होगा डिटेल्स होगा, आपका रिजल्ट भी उसी प्रोफाइल के अंदर आएगा, बाकी की भी जो डिटेल्स होंगे आपके उसी प्रोफाइल के अंदर बनेंगे। तो आपका जो सीएडी फॉर्म टाइम का जो यूजर आईडी था, पासवर्ड था, वो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो भी आप फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप वहां से कर सकते हो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो विल स्टार्टिंग विद आवर सेशन नाउ, ठीक है। एक बेसिक से चीजों से स्टार्ट करते हैं। Starting with my introduction, hi, I am Jagdish. I have done my MTech from IIT Bombay और हम एमसीए के क्लासेस अराउंड 6 years से हम चला रहे हैं नासिक में। वे आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस ऑल्सो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 10 जून से ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे या कोई जूनियर्स होंगे, तो आप उनको भी क्लासेस के बारे में बता सकते हो, राइट। सो गाइस देखो, बेसिकली अगर आप लॉग इन करते हो, जैसे आप वेबसाइट पे जाते हो तो ये आपको दिखेगा, दिस इज आपका इंटरफेस है, स्टार्टिंग का इंटरफेस जो होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 25-26 की बात होगी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनके कट ऑफ नहीं आए हुए, बिकॉज अभी ये 25-26 का इस साल का प्रोसेस है। दैट्स वाई उसके डिटेल्स अभी तक मेंशन नहीं है। बट जैसे आप आगे मतलब जैसे एक एक राउंड होता जाएगा, इसके कट ऑफ एंड ऑल सीट मैट्रिक्स ये सब डिटेल्स आपको मिलते जाएंगे। बाकी के जो नोटिफिकेशन एंड ऑल यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। डाउनलोड्स में आपके बहुत जो फॉर्म्स है जो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे आगे जाके, तो फॉर्म्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से, यहाँ से भी ये शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि क्या शेड्यूल रहेगा, कब आपका मेरिट लिस्ट आएगा एंड ऑल, ठीक है। ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड हियर। क्लियर है यहाँ तक गाइज? तो देखो इस साइड में जो ये कैंडिडेट लॉगिन जो यहाँ से आपको लॉगिन करना है। बाकी के आपके पास में जो सेंटर्स कौन से हैं, एफसी सेंटर्स। एफसी सेंटर्स मतलब जहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने होते हैं, तो आपका पास का सेंटर का जो लिस्ट है और वहाँ के मोबाइल नंबर्स भी यहाँ पे मेंशन होते हैं। तो आप यहाँ से ये सब चीजें ले सकते हो, मोबाइल नंबर्स लेके आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेनली यहाँ से आपको लॉग इन करना है। तो आप लॉग इन पेज पे जैसे या तो आपको ये दो चीजें दिखेंगे। अभी यहाँ पे न्यू यूजर का पेज दिख रहा है, बट ये आपके लिए नहीं है, बिकॉज न्यू यूजर का जो था एग्जाम के पहले आप ये टैब यूज कर सकते थे। अभी के लिए आपका जो टैब है यही है, बिकॉज यू ऑलरेडी आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, राइट है। जिन्होंने एग्जाम दिया है सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हो। हाँ, अभी ये कहाँ पे होता है, अगर कोई और एग्जाम के थ्रू जा रहा है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, जैसे अभी आप बोलोगे सर किसके लिए, फिर देखो ये जो पोर्टल बना है बच्चों, ऑल सीईटी के लिए बनाया गया, ठीक है। ऑल सीईटी मतलब जहाँ पे अपना एमसीए सीईटी भी आएगा, एमबीए सीईटी भी आएगा, एमएसटी सीईटी जो 12th वालों को होता है। तो एमएसटी सीईटी में क्या होता है, जेई के थ्रू भी एडमिशन होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जेई के एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बट आई थिंक इन आवर केस, एमसीए के केस में हमारा जो एमसीए महाराष्ट्र एमसीए सीईटी का जो एग्जाम है, राइट है, वो कंपलसरी है। तो सबका जो रजिस्ट्रेशन होगा ये साइन ही नहीं होगा डायरेक्टली, यहाँ पे आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो जैसे देखो आप यहाँ पे आते हो तो आपका यूजर आईडी जो होगा, जो आपने सीईटी एग्जाम के टाइम पे यूज किया था वही, ध्यान देना अच्छे से। सीईटी एग्जाम के टाइम पे जो आपका यूजर आईडी था, जो मेल आईडी था वही है, यही पासवर्ड आपका रहेगा।
ठीक है, अगर आप भूल जाते हो ऐसा कुछ तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके आप कर सकते हो, तो बट आई थिंक मेरे हिसाब से ईमेल आईडी तो सबको याद होगा, पासवर्ड में भी आप फॉरगेट मतलब भूल चुके होंगे, बट पासवर्ड आप उसमें रिसेट कर सकते हो, दैट इज नॉट एन बिग इश्यू। तो यहाँ से आप लॉग इन कर लेंगे। तो आपने रिजल्ट के लिए देखो यही सेम पेज था, तो रिजल्ट के लिए हमने जो पोर्टल यूज किया था सेम है, देखो वहां पे आपकी जो प्रोफाइल दिख रही है, राइट, प्रोफाइल है, सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने ये वाला यूज किया था, यहाँ पे आपकी अपनी प्रोफाइल बनाई थी, राइट, मॉक साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आपने ये वाला टैब यूज किया था, हॉल टिकट के लिए आपने ये वाला यूज किया था, स्कोर कार्ड के लिए ये किया था, किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन ट्रैकर डाला था कि सर मेरा इसमें इश्यू है वो है, तो हमने ये वाला भी यूज किया था, राइट। नाउ फाइनली ये वाला टैब हमें यूज करना है, दिस वन, दैट इज अ सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, कैप राउंड बोलते हैं, राइट, इसको सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। बच्चों जो कैप राउंड का प्रोसेस होता है ये जनरली 1 से 1.5 महीने तक चलता है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसिंग है। फर्स्ट वन अपना अपना ये भी रजिस्ट्रेशन होगा, राइट, रजिस्ट्रेशन के बाद अपना मेरिट लिस्ट आएगा, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ क्या क्या होगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट में फिर आपका जो है वहां पे मेरिट नंबर आएगा, मेरिट नंबर में बहुत सारी चीजें मेंशन होती है, आपका ऑल इंडिया रैंक मेंशन होता है, आपका स्टेट ऑल इंडिया रैंक, उसके बाद स्टेट मेरिट रैंक, ठीक है, उसके बाद आपका कैटेगरी रैंक, आपका यूनिवर्सिटी रैंक, अभी यूनिवर्सिटी में भी होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी, ये सब बहुत सारी चीजें है, बट ये सब चीजें मैं आपको एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में। एज ऑफ नाउ हमारा रजिस्ट्रेशन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए भी हम अलग से सेशन करने वाले हैं, तो डू सब्सक्राइब। आपको पूरा जो प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग से लेके ऑप्शन फिलिंग, उसके बाद जो कॉलेजेस एंड ऑल उसके बारे में कौन से ऑप्शन फिल करने, ये पूरा प्रोसेस हमें यहाँ पे समझाया जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करके रखें, आपके फ्रेंड्स को भी बताएं, ताकि आपको पूरा इंफॉर्मेशन सही से मिले, ठीक है। तो अभी ये जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कैप राउंड से, राइट, कैप मतलब सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। तो आप रजिस्टर नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हो आप ये पेज पे आ जाओगे, नेक्स्ट वन, ठीक है। तो रजिस्टर नाउ पे अभी देखो जैसे आपने आ गए तो आपको वापस पूरा आपका पोर्टल दिखेगा कि यूजी वाला, पीजी वाला, ठीक है। आप यहाँ पे करेंगे तो ये होने नहीं वाला, बिकॉज आपके स्कोर के ऊपर जो होगा वही होगा, राइट। तो आपके स्कोर के ऊपर आपको तो यही वाला मिलने वाला है, राइट, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट इज एमसी, यहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप आगे चले जाते हो, देखो नीचे एग्रीकल्चर एंड बहुत सारी चीजें, बट वो हमारे काम की नहीं है। तो अभी आपने जो मोबाइल नंबर पे रजिस्टर किया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिचार्ज खत्म हुआ होगा उस नंबर का तो रिचार्ज करवा लीजिए, बिकॉज विदाउट ओटीपी आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करके आपका जो भी ओटीपी होगा, ठीक है, वो फिल करना है, सबमिट करने के बाद ये प्रोसेस आगे चला जाएगा, राइट। अभी ये बेसिक प्रोसेस था, अभी यहाँ पे देखो ये आ जाएगा आपको। अभी देखो आप एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे क्लिक करते हो तो इतने सारे टैब आपको दिख रहे हैं, टोटल 9 टैब्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। टोटल कितने टैब्स दिख रहे हैं? 9 टैब्स। मैं बताता हूँ आनंद, डोंट वरी, मैं दोनों सब बताता हूँ। तो 9 टैब्स जब बच्चों आपको दिख रहे हैं तो 9 टैब्स में अगर आप देख रहे हो, देखो ध्यान देना, यहाँ पे फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल एंड सिलेक्ट स्क्रूनिटी मोड, ये सब आपको करना है, राइट। फिल सीईटी डिटेल्स, कैंडिडेट टाइप, फिल टाइप डिटेल्स, कैटेगरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, और लास्ट में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करके फाइनली डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना है, राइट। ये टोटल 10 प्रोसेस आपको करने हैं यहाँ पे, लास्ट में डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये देखो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ से क्लिक नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्लिक करने का ट्राई करेंगे, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, राइट। क्लिक यहाँ पे होगा साइड में, दिख रहा है सबको, क्लियर कर लो ये चीजें, ठीक है ना। क्लिक कहाँ पे होगा बच्चों? साइड में होगा, ये सिलेक्ट स्क्रूनिटी। अभी स्क्रूनिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको करवाना है ये आपको कैसे करवाना है, राइट। तो उसमें आप उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हुए, जैसे आप सिलेक्ट स्क्रूनिटी करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज ई स्क्रूनिटी, ठीक है, और ये दोगा फिजिकल स्क्रूनिटी। अभी ई स्क्रूनिटी का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन स्क्रूनिटी है जहां पे आपको फिजिकली कोई भी सेंटर पे जाना नहीं पड़ेगा। अभी ये ऑप्शन किसके लिए है? ज्यादा करके जो ओएमएस कैंडिडेट है अदर देन महाराष्ट्र, उनके पास में कोई स्क्रूनिटी सेंटर नहीं है तो वो लोग ई स्क्रूनिटी मतलब ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बट जो मोस्टली महाराष्ट्र में रेसिडेंशियल है ऑलरेडी, उनके पास में मोस्टली बहुत सारे जो कॉलेजेस है सबके पास ये सेंटर लेके रखा हुआ है, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुए या एमसी के कॉलेजेस हुए, एमबीए के कॉलेजेस, सब सेंटर्स वहां पे अवेलेबल है। तो यूजुअली आप अगर फिजिकल स्क्रूनिटी करते हो तो आपका वेरिफिकेशन होने के चांसेस ज्यादा है। अभी फिजिकल स्क्रूनिटी में जो ई स्क्रूनिटी में जो होता है बच्चों, ऑन एन एवरेज 4-5 डेज का टाइम लगाते हैं, बट ये डिपेंड ऑन वो स्क्रूनिटी सेंटर आप कौन सा चूज कर रहे हो उसके ऊपर, या वो रैंडमली सिलेक्ट हो जाता है। बट वहां पे ऐसा है ना कि आप अगर स्क्रूनिटी कर रहे हो तो वो सामने वाले के ऊपर वो 4-5 दिन भी लगा सकता है, उससे ज्यादा भी दिन लगा सकता है। तो इस प्रोसेस में मैंने क्या देखा हुआ है, लास्ट ईयर में भी ऐसा था कि बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं
कि सर मेरे सब दोस्तों का तो स्क्रूनिटी हो रहा है, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो गया है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो बात ऐसी होती है बच्चों, ये सेंटर्स ऐसा है कि जहाँ पे फिजिकल स्क्रूनिटी भी हो रहा है, तो वो जो चेक करने वाले जो डॉक्यूमेंट्स चेक करने वाले पर्सनल होते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है, तो उसकी वजह से कर नहीं पाते। तो 4-5 दिन की जगह 5-6 दिन 7-8 दिन भी लग जाते हैं और आप पैनिक करते जाते हो। तो बेटर है कि आप फिजिकल स्क्रूनिटी कर लो, आप सामने लेके जा रहे हो, आपको प्रॉब्लम भी सामने ही बताया जाता है कि कुछ इश्यू है, तो आप वहां पे सॉर्ट आउट करके वहां पे स्क्रूनिटी कराते हो। ऑनलाइन में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, फिर वो भेजते हैं, आप लोग चेक नहीं करते, क्योंकि ये फॉर्म आपको रेगुलरली फिर डेली बेसिस पे चेक करना पड़ता है। इसमें एक प्रॉब्लम है, जो बच्चे आलसी उनके लिए तो बिल्कुल ही ये प्रोसेस नहीं है। मैं वापस बता रहा हूँ, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ था लास्ट टाइम, इसको हल्के में मत लेना। क्या होता है ई स्क्रूनिटी में जो है, वो लोग कुछ अगर स्क्रूनिटी निकलता है उसमें, स्क्रूनिटी मतलब कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम निकलता है, एनी डॉक्यूमेंट, अगर आपका डॉक्यूमेंट ब्लर अपलोड हुआ है या कुछ साइन नहीं या कुछ एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, तो लोग वहां पे क्वेरी डालते हैं, आपको तुरंत जाके वो दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करके वापस वो क्वेरी रिजोल्व करना होता है। बट अगर आपने लॉग इन ही नहीं किया, 4-5 दिन तक देखा ही नहीं उसकी तरफ, तो टाइम निकल जाने के बाद फिर वो आपका प्रोसेस से आप बाहर हो जाओगे। बेटर है कि फिजिकल स्क्रूनिटी ले लो, वहां पे वो रिसिप्ट मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, वो लेके आ जाओ। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपके सामने कंफर्मेशन हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाओगे। तो जो लोगों को पॉसिबल है, प्लीज सिलेक्ट फिजिकल स्क्रूनिटी। बट फिर भी जो लोग ई स्क्रूनिटी के लिए जा रहे हैं, एटलीस्ट डेली 1 टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, पूरा प्रोसेस होने के बाद, डेली 1 टाइम प्लीज विजिट ऑन दिस वेबसाइट एंड चेक एनी क्वेरी निकला है या नहीं निकला। ठीक, फॉर्म सबमिट करके मतलब निकल मत जाना कि हाँ मैंने सब सही किया हुआ है और हो जाएगा, होता नहीं है। वो सामने से कुछ भी क्वेरी निकाल सकते हैं, आपके सब डॉक्यूमेंट सही है फिर भी वो क्वेरी निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखो वहां पे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, जो चेक करने वाले, वो सब क्वालिफाइड ही, ऐसा नहीं होता। मैं वापस बता रहा हूँ, मैं उनको कुछ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट हर कॉलेज को दिया जाता है, तो वो लोग क्वालिफाइड होंगे। बहुत सारे बच्चों को, लोगों को यही नहीं समझ में आता कि यही वाला डॉक्यूमेंट है, तो वो जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है उसको भी रिजेक्ट कर देते कभी कभी। तो आपको वापस जाके वही डॉक्यूमेंट वापस रिप्लेस करना होता है, वही डॉक्यूमेंट वापस आपको क्या करना होता है, अपलोड करना होता है। तो ये चीजें भी होती है, तो प्लीज डू विजिट, इसको लाइटली मत लीजिए। ठीक है, एक बार प्रोसेस खत्म होने के बाद आप किसी के पास भी चले जाएंगे तो कुछ नहीं होता, कोई भी सुनने वाला नहीं है आपका, राइट। तो आपके पास एज ऑफ नाउ टाइम है, सो यहाँ पे केयरफुली 8-10 दिन का जो टाइम है, इसमें अच्छे से डॉक्यूमेंट फिलअप करो, अच्छे से पूरे डॉक्यूमेंट चेक किया करो। ठीक है, तो मोस्टली जो लोगों को पॉसिबल है फिजिकल स्क्रूनिटी जैसे आप चूज करते हो बच्चों, तो आपके पास है ना यहाँ पे सब चीजें आ जाती है कि आपको डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे चाहिए, तो आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हो। उसके बाद आपका एफसी सेंटर कौन सा चाहिए और कौन से डेट पे आप जाना चाहते हो पूरा। जैसे अभी जिस स्टूडेंट का मैंने फिल किया, शी इज बिलोंग फ्रॉम नासिक, राइट, तो उसने नासिक का लिया था डिस्ट्रिक्ट, तो नासिक के अंदर जितने भी एफसी सेंटर उधर लिस्ट आ गए, तो फ्रॉम दैट वी सिलेक्टेड के वाग, राइट। तो एफसी 5121 है इसका, के वाग हमने सिलेक्ट किया, कल का डेट हमने सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो टाइम स्लॉट दिखाते हैं कि कौन से टाइम पे। अभी देखो अवेलेबल 15 है, जैसे ये बुक होते जाएंगे अवेलेबिलिटी ये कम दिखाता जाएगा हर दिन का। अभी क्या हो गया, फॉर्म जस्ट भरना मतलब फिलअप का डेट आ चुका है, तो एज ऑफ नाउ बहुत सारे स्लॉट्स अवेलेबल है, तो आप जल्दी जल्दी स्लॉट बुक करके वहां पे जाके 1 आवर के अंदर ही आप वेरिफिकेशन करके आ सकते हो, इतना टाइम नहीं लगता है। वो डिपेंड ऑन कॉलेज भी, जहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हो उनके ऊपर भी डिपेंड है, बट मोस्टली आपका 2-3 आवर्स में हो जाता है वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आप स्लॉट यहाँ से सिलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड कर लो, तो ये हो गया आपका स्लॉट बुक। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको रीशेड्यूल भी कर सकते हो। मान लो आपने कल का शेड्यूल किया हुआ है, बट अगर आपको कल लगा कि नहीं मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे परसों जाना है, कुछ बिकॉज ऑफ इमरजेंसी में नहीं जा पाया, तो आप उसको रीशेड्यूल कर दो अगले दिन या नेक्स्ट दिन भी कर सकते हो। आप 2-3 बार रीशेड्यूल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं कि उस दिन नहीं गया तो सर मेरा अभी होगा कि नहीं होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन रीशेड्यूल अगेन, राइट। तो 7 प्रोसीड करेंगे। देखो एक एक चीज आती जाती है, अभी सिलेक्ट स्क्रूनिटी हुआ, उसके बाद अभी सीईटी डिटेल्स आएगा, राइट। तो सीईटी डिटेल्स में देखो आपको ये पूछा जाएगा, हैव यू अपीयर्ड फॉर एमसीए सीईटी 2025, आपको सीएससी करना है आपको, राइट। जैसे आप यस चूज करते हो, सेव एंड प्रोसीड, आगे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे 2 चीजें होंगी आपके, एक तो रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर, ये दोनों चीजें आपके जो हॉल टिकट था उसके ऊपर मिल जाएंगे। हॉल टिकट आपने रखा होगा ना संभाल के, हॉल टिकट के ऊपर आ जाएगा। इवन आपका जो रिजल्ट है उसके ऊपर भी ये चीजें आपको मिल जाएंगी, रिजल्ट के ऊपर भी आ जाएगा एंड हॉल टिकट के ऊपर भी आ जाएगा। दोनों चीजें अवेलेबल है, आराम से दोनों चीजें सही से फिलअप करना। ये सब डिटेल्स आपके क्या करता है, वहां से मतलब वेबसाइट से निकाल के आपको दे देता है। आपके जो मार्क्स एंड ऑल डिटेल्स है आपको भरने नहीं है, आपको यहाँ पे रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर सही से करना है,
और व्यू डाटा में जैसे ही जाते हो आप बच्चों, आपके डिटेल्स आ जाते हैं, राइट। देखो व्यू डाटा किया तो मैंने यहाँ पे मैच स्कोर 1 आ जाता है, मतलब अगर पूरे डिटेल्स मैच हो रहे हैं तो 1 आता है, ऑलमोस्ट सबका ही 1 आता है, ठीक है। आना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आपने जो क्या एडमिशन के टाइम पे जो नेम एंटर किया हुआ स्टार्टिंग में, राइट। और यहाँ पे 25 डिटेल्स के लिए तो दोनों चीजें आ जाएंगी। आपके परसेंटाइल यहाँ पे आ जाएंगे, और आपने सीईटी के लिए जितना फीस पे किया था, बहुत सारे लोगों ने 800 भी पे किया होगा, राइट। 800 भी आ जाएगा या 1000 रुपीज, दोनों में से जो आपने पे किया होगा वहां पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस डिटेल्स शो है, यहाँ पे आपको कुछ फिलअप नहीं करना है, डिटेल्स वेरीफाई कर लेना, आगे मूव कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही है बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैंडिडेचर, मतलब यहाँ पे ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कैंडिडेचर मतलब आप कौन से कैंडिडेट में, मतलब कौन से टाइप में बिलोंग करते हो, यहाँ से आपकी होम यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें मैटर करती है। अभी ये समझ लो अच्छे से, महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में बॉर्न हुए या जो महाराष्ट्र में ही उनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, ये सबके लिए टाइप ए होता है, ये समझ लो, ठीक है ना। टाइप ए किनके के लिए बच्चों, जो लोग महाराष्ट्र में जिनका एजुकेशन कंप्लीट यहाँ पे हुआ है, जिनका बर्थ भी महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है, उनका एजुकेशन भी महाराष्ट्र में हुआ है, ये सब लोग जो है टाइप ए चूज करेंगे, याद रखना, ठीक है। सब लोग क्या चूज करेंगे, टाइप ए। तो यहाँ पे देखो मेंशन भी क्या होना कि जिनका एचएससी हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, डिप्लोमा हुआ या ग्रेजुएशन एनीथिंग, राइट, महाराष्ट्र से हुआ है, राइट। और उनका डोमासाइल, एक तो डोमासाइल या बॉर्न महाराष्ट्र में होगा, ये दोनों में से कुछ भी चल जाएगा, राइट। सेकंड टाइप के जो कैंडिडेट्स होते हैं बी वाले, टाइप बी। अभी टाइप बी ऐसे होता है कि उनका बहुत सारे लोग ऐसे कि उनका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र में नहीं है, मतलब उनका बर्थ अगर कहीं एमपी में दिया हुआ है, गुजरात में दिया हुआ है, यूपी में दिया हुआ है, बट देयर फादर एंड मदर आर डोमासाइल्ड इन महाराष्ट्र। अभी डोमासाइल्ड मतलब एक डोमासाइल सर्टिफिकेट जो होता है फादर एंड मदर का, वो होना इंपॉर्टेंट है। खाली डोमासाइल्ड है कि नहीं, हाँ मेरे मम्मी पापा महाराष्ट्र में रह रहे हैं ऐसे बोल के नहीं होगा, वो सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। डॉक्यूमेंट मैटर करता है गाइस, आप रह रहे हो नहीं रह रहे हो मैटर नहीं करता है, समझ गए। तो डोमासाइल चाहिए, वो लोग टाइप बी चूज करेंगे। अभी टाइप सी वाले कौन से, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देखो जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, कंटिन्यूसली वो यहाँ वहां पे उनका क्या होता रहता है, मतलब ट्रांसफर होता रहता है, ऐसे लोग हैं। बट जो अभी महाराष्ट्र में करंटली वर्क कर रहे हैं, तो उनको भी ये टाइप सी चूज करके आप वहां से जो डॉक्यूमेंट मिलता है, उनके ऑफिस से डॉक्यूमेंट मिलते हैं, ये चूज करके आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट एज अ टाइप सी चूज कर सकते हो, राइट। हाँ, स्टेट कैंडिडेट। अभी ये वाला एक इंपॉर्टेंट, टाइप डी में क्या आ रहा है, एबीसी में कोई भी नहीं, मतलब उसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा है, बट उनके जो फादर और मदर जो है रिटायर एम्प्लॉय ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ठीक है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग से आप लोग महाराष्ट्र में अभी रह रहे हो, तो आप महाराष्ट्र का डोमासाइल या वो सबमिट करके आप महाराष्ट्र कैंडिडेट शो कर सकते हो। तो डी तक जो है बच्चों, और ई वाला भी है, ई वाला जो है बच्चों मोस्टली जो महाराष्ट्र एंड कर्नाटक बॉर्डर के एरिया के लोग हैं उनके लिए। तो देखो डी तक और ई तक जो है सब ये महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही कंसिडर किए जाएंगे। आपको अगर बोलोगे सर महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट क्यों है, जनरली देखो हर एक कॉलेज में 70 to 30 कोटा कवर है, सॉरी 80-20 जो कोटा है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब 80% जो है ना बच्चों इट्स फॉर 80% जो है बच्चों इट्स फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, एंड जो 20% है ये अदर देन महाराष्ट्र के लिए। तो आप 80% सीट्स पे क्लेम कर सकते हो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कट ऑफ भी कम जाता है, आपको फीस का बेनिफिट भी मिलता है, बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें से आप कोई भी अगर फिट हो रहे हैं तो प्लीज उसमें से टिक करके आप सिलेक्ट कर लो, राइट। अभी ये जो है ये अदर देन महाराष्ट्र के लिए ध्यान देना। अदर देन महाराष्ट्र मतलब जो कैंडिडेट्स एमपी से, यूपी से, बिहार या अदर देन एनी स्टेट, अदर देन महाराष्ट्र कोई भी स्टेट से आप अगर बिलोंग कर रहे हो तो यू हैव टू चूज ओएमएस अदर देन महाराष्ट्र। अभी ये जम्मू कश्मीर एंड स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने एक स्पेशल स्कॉलरशिप निकाला है, अगर कोई होगा तो यू कैन चूज दिस। बट जनरली जो महाराष्ट्र से मोस्टली मेरे हिसाब से एक 90% जो कैंडिडेट्स है दे आर फ्रॉम टाइप ए, 80% या 90% टाइप ए चूज करेंगे, बहुत कम होंगे जो टाइप बी एंड टाइप सी होंगे। जस्ट 1 मिनट। Still anyone has doubt in type B and type C and D तो you can contact me, ठीक है। टाइप ए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों अभी यहां तक क्लियर हो गया। टाइप ऑफ कैंडिडेचर के बाद आता है आपका टाइप डिटेल्स। अभी टाइप डिटेल्स में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका होम यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहा है। क्या डिसाइड कर रहा है, होम यूनिवर्सिटी। आपको अभी होम यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी हुआ, राइट। तो पुणे यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले कॉलेजेस जो है
वो आपके होम यूनिवर्सिटी के कॉलेज होंगे, ठीक है। क्या होंगे बच्चों, आपके होम यूनिवर्सिटी के कॉलेज। तो वहां पे आपको जो है ना, यहाँ पे भी अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि 70% सीट जो है ना होम यूनिवर्सिटी वालों को होते हैं, और 30% सीट जो है ना अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए होते हैं। तो अगर आपको पुणे का कॉलेज चाहिए और अगर होम यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप आ रहे हो, तो आपके चांसेस ज्यादा है वहां पे एडमिशन होने के। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो बट ये डिसाइड कहाँ पे होता है कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ पे किया है। अगर आपने ग्रेजुएशन पुणे के एरिया से कहीं पे भी किया होगा, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या पुणे बोर्ड के अंदर आता है, तो आपका होम यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा, पुणे हो जाएगा। तो आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर रहे हो दोनों जगह, यहाँ पे जहां से आपने एचएससी पास किया वो वाला डिस्ट्रिक्ट होगा, और आपने जहां से ग्रेजुएशन किया वो वाला डिस्ट्रिक्ट होगा। तो जैसे आप ग्रेजुएशन चूज करते हो, जस्ट 1 मिनट, जैसे आप ग्रेजुएशन चूज करते हो तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी आ जाएगा। जैसे अभी देखो, मान लो इस कैंडिडेट का नासिक था, एचएससी भी, और ये भी नासिक था। तो यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी के सामने ये लिख के क्या आ जाएगा, एसपीपीयू, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। क्लियर हुआ। अगर कोई कैंडिडेट मान लो नासिक से उतना 12th किया है, बट अगर वो ग्रेजुएशन जो कोई मुंबई के कॉलेज से किया होगा, तो उनका यूनिवर्सिटी क्या आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा, मुंबई यूनिवर्सिटी आ जाएगा। अंडरस्टूड गाइस, समझ में आ रहा है ना यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट होता है। क्लियर है। बट यहाँ पे आप वो चेंज नहीं कर सकते, आपको जो डिटेल्स है वही डालना पड़ेगा। मतलब आपकी होम यूनिवर्सिटी क्या होनी चाहिए आपके हाथ में नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ही आएगी। आपको ग्रेजुएशन का जो भी है यहाँ पे चुपचाप डालना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट हो आ जाएगा। क्लियर हुआ गाइस, यहाँ तक कोई डाउट, समझ गए आते हैं, ठीक है। अभी टाइप ए कैंडिडेट के लिए जो है, उन्होंने बोला है कि अगर ये नीचे में से तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई भी एक डॉक्यूमेंट। अभी इसको हम जनरली डोमासाइल बुलाते हैं, राइट। तो डोमासाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, बट वहां पे जो बर्थ सर्टिफिकेट में एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको चेक करनी बच्चों, कि आपका जो प्लेस है वो महाराष्ट्र में ही होना चाहिए। आपका प्लेस बर्थ यूपी में, अगर आप वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चूज कर रहे हो तो आप पैर पे कुराड़ी मार रहे हो बच्चों, वो मत करो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र में भी पले बड़े, बट उनका बर्थ यूपी में, तो लोग नहीं कर सकते, राइट। या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा, वहां पे भी आपका बर्थ प्लेस मेंशन होता है। ये तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप चूज कर सकते हो। तो मान लो आपके पास ये डॉक्यूमेंट, आपने ये सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा फॉर योर होम यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी ये कैटेगरी डिटेल्स है। तो कैटेगरी में देखो, आप एक तो जनरल में आएंगे या रिजर्व में आ जाएंगे। तो जो ओपन कैंडिडेट्स हैं, ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये वाले चूज करेंगे। पर जो एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी किसी से भी बिलोंग करते हो, तो दे आर चूजिंग रिजर्व, राइट। तो जैसे आप रिजर्व चूज करते हो, आपके पास ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे। फिर कैटेगरी चूज करनी है आपको कौन सी है, ये डिटेल्स में होता है बच्चों, ठीक है। कैटेगरी कौन सी है, तो आपके कैटेगरी ओबीसी से आ रहे हो या एससी से आ रहे हो, एसटी से आ रहे हो, वो सब चीजें करनी होती है। तो जैसे आप चूज करते हो, जस्ट 1 मिनट, जैसे देखो यहाँ पे चूज क्या किया हुआ है, NT3 चूज किया हुआ है। एक मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो NT3 चूज करते हो तो उसके अंदर ये सब कैटेगरी भी आता है। अभी बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि सर ये वाला कौन सा लेना है। ये वाला जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है ना, उसके अंदर मेंशन्ड है, आपको कहीं पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट ले लो, कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी, वहां पे क्लियरली मेंशन होता है। उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर नंबर भी होता है। जो ओबीसी से बिलोंग करते सबके लिए भी होता है, जो एससी एसटी से बिलोंग करते उनके लिए भी होता है, इवन जो एनटी से बिलोंग करते उनके लिए भी होता है। उसके बाद आपको स्टेटस सिलेक्ट करना है, स्टेटस कास्ट ट्राइबल वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा, देखो ध्यान दो, इसमें भी 2 ऑप्शन है। एक तो अवेलेबल होना चाहिए, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड होना चाहिए, मतलब अप्लाई किया बट अभी तक नहीं आया। अगर नॉट अवेलेबल है तो आपका कैटेगरी कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको ओपन कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। और बता रहा हूं, ये दोनों में से ही एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो अगर आपको रिजर्व कैटेगरी में रहना है। लास्ट वाला ऑप्शन आप चूज नहीं कर सकते। अगर आपने नॉट अवेलेबल चूज किया तो ऐसा है कि आप ओपन कैटेगरी में चला जाओगे। अभी बहुत सारे बच्चे की सर चलो मैं अवेलेबल चूज करता हूँ, बट अवेलेबल चूज करते तो आपको वैलिडिटी देना पड़ेगा। आपने बोला कि नहीं सर नहीं है अवेलेबल, तो मैं अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड चूज करता हूँ। बट अप्लाइड नॉट रिसीव्ड के टाइम पे क्या होता है, जब आप अप्लाई करते हो तो वहां से आपको एक रिसिप्ट मिलती है एप्लीकेशन की कि आपने अप्लाई किया हुआ है, तो रिसिप्ट भी आपको सबमिट करनी होती है अभी एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास रिसिप्ट भी नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आप चाहो तो भले 2 दिन वेट करो, अप्लाई करो, उसके बाद यहाँ पे अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड कर दो, ठीक है। तो ये चूज करना है आपको। उसके बाद नॉन क्रिमिनल का भी सेम स्टेटस है, वहां पे तीनों चीजें अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड। क्लियर हुआ। तो ये सब चीजें आपको बतानी है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, मतलब कैटेगरी की डिटेल्स भरने हैं, ठीक है ना।
बेसिकली। तो जैसे आप कैटेगरी के डिटेल्स भरते हो तो यहाँ पे कुछ चीजें बताई हुई, देखो यहाँ जो चीजें मैंने अभी मेंशन की थी वही थी। उन्होंने क्या बताया कि इफ यू सिलेक्ट अवेलेबल यू आर रिक्वायर्ड टू स्कैन एंड अपलोड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, ऑल्सो द रिमार्क्स दैट कास्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बैकवर्ड क्लास इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वो तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट पे या वैलिडिटी पे बाय डिफॉल्ट होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है, तो अभी जस्ट बताया मैंने आपको क्या सबमिट करनी है, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। खाली एप्लीकेबल एप्लीकेशन किया तो नहीं चलेगा, बहुत सारे बच्चों की सर मेरे पास रिसिप्ट ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं होगा ना, आपने अप्लाई किया तो रिसिप्ट आएगी आपके पास, ऑफ कोर्स। नहीं होगी तो आप जहाँ पे आपने अप्लाई किया वहां पे जाके बात करो, वहां से रिसिप्ट ले लो, ठीक है ना। तो क्लियर है, मैं बताता हूँ 1 मिनट। और उसके बाद ये बाकी की चीजें करनी है, ठीक है। नॉट अवेलेबल किया आपने तो मैंने वापस बताया कि यू विल बी कन्वर्टेड इनटू जनरल कैटेगरी। अभी उस सबमिशन के लिए आपको डेट देंगे, टाइम देंगे, अगर आपने अप्लाइड किया होगा तो आपको इसमें मिल जाएंगे वो सब डेट्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। हाँ, एक चीज इसमें एक बतानी थी बच्चों, जो नॉन क्रिमिनल जो है ना आपका, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, नॉन क्रिमिनल जो है ना वो उन्होंने क्या बोला है कि 2026 तक वैलिड होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर तक वैलिड होना चाहिए। कब तक वैलिड चाहिए, 31/3/2026 तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का भी लास्ट ईयर का होगा तो वो एप्लीकेबल नहीं है, आपको नया निकालना पड़ेगा नॉन क्रिमिनल, तो ऐसे फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। नॉन क्रिमिनल का इश्यू नहीं है, 15 दिन में आ जाता है, तो वो आराम से निकाल सकते हो आप। अभी नेक्स्ट आता है नेशनलिटी का। अभी ये नेशनलिटी का जो कॉलम है बच्चों, ये महाराष्ट्र एंड नॉन महाराष्ट्र दोनों के लिए सेम है, मतलब ओएमएस कैंडिडेट के लिए भी रहेगा ये कॉलम। तो यहाँ पे उन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या दिया हुआ है कि आप इंडियन नेशनल हो, तो इसके लिए आपका एक तो डोमासाइल चाहिए, डोमासाइल एंड नेशनलिटी का सर्टिफिकेट आता है, साथ में आता है ना, ठीक है। डोमासाइल एंड नेशनलिटी एक तो वाला लगा दो। मोस्टली मेरे हिसाब से महाराष्ट्र कैंडिडेट्स जो है सबके पास अवेलेबल होता है। ये प्रॉब्लम बट जो अदर देन महाराष्ट्र कैंडिडेट्स होते हैं उनका प्रॉब्लम है, उनके पास डोमासाइल एंड नेशनलिटी नहीं होता है, सो दे कैन सबमिट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बट वहां पे इंडियन मेंशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो महाराष्ट्र में जितने भी एलसी मिलते हैं आजकल लिविंग सर्टिफिकेट, तो वहां पे ये कॉलम फिक्स होता है नेशनलिटी करके, तो वाला भी आपके पास में होना चाहिए। या बर्थ सर्टिफिकेट में इंडियन मेंशन होना चाहिए, बर्थ प्लेस, और जो बर्थ प्लेस है वो महाराष्ट्र इंडिया में होना चाहिए। कुछ भी चलेगा उसमें से, कोई प्रॉब्लम। उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दे के रखे हुआ है, यू कैन चूज एनीथिंग। अभी 1-2 साल पहले पासपोर्ट का भी था, बट अभी हटा दिया है वो वाला ऑप्शन, पासपोर्ट का ऑप्शन नहीं रखा है अभी इस साल, बट बाकी ऑल द ऑप्शंस आर गिवन, वो आप चूज कर सकते हो आराम से। इसमें किसी को दिक्कत आ रही है मेजरली ओएमएस कैंडिडेट्स को, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं अभी बच्चों, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अभी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत इश्यू हो रहा है। इसमें मैं बताता हूँ आपको, देखो एसएससी का तो कोई इश्यू नहीं, आप आराम से भर सकते हैं। एसएससी के आ जाएंगे, मैथमेटिक्स के मार्क्स आ जाएंगे, साइंस के आ जाएंगे, इंग्लिश के आ जाएंगे। ये जो 12th का वो बाय डिफॉल्ट आता है, ये लास्ट वाला कॉलम आपको भरना नहीं पड़ता, ये अपीयर हो जाएगा, बिकॉज आपने एट द टाइम आप आपके जब आपने सीएटी का फॉर्म भरा था, एग्जाम का फॉर्म, उस टाइम अपने डिटेल्स भरे थे, तो वो बाय डिफॉल्ट आएंगे, वो आपको फिल करने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाले बेसिक डिटेल्स है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो डिटेल्स हमने भर दिए। ये डिटेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली जब आपका मेरिट नंबर ऊपर नीचे करना है, मतलब 2 कैंडिडेट्स के अगर सीईटी के मार्क्स मैच हो रहे हैं, ये एसएससी के एग्रीगेट चेक करते हैं, इसके ऊपर आपका जो डिटेल्स है या मार्क जो हो ऊपर नीचे होगा, ध्यान देना, मतलब सॉरी रैंक जो होगा ऊपर नीचे होगा, तो ये डिटेल्स सही से भरना, ठीक है। 4-5 नंबर ऊपर नीचे भी हो गए तो भी बहुत सारी चीजें चेंज होती है। अभी आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका ग्रेजुएशन स्ट्रीम का। यहाँ पे बच्चे गलतियां कर रहे हैं। देखो अभी ग्रेजुएशन में क्या है बच्चों, इतना बेसिकली कि अगर आप बीसीए से बिलोंग करो तो आप सीधा सीधा बीसीए भर सकते हो, बीएससी एनीथिंग। अभी जो बीएससी कंप्यूटर से है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी केमिस्ट्री है, बैचलर ऑफ साइंस, राइट, एनी कोर्स आप यहाँ पे भरना है। सर बीएससी कंप्यूटर मेंशन नहीं है, बीएससी आईटी मेंशन नहीं है, तो वो नहीं है तो मैं कहा क्या भरूं, जरूरत नहीं, आप बीएससी भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती, बस बीएससी आपके यहाँ पे मेंशन होगा कहीं पे भी आपके रिजल्ट में, देन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बीएससी भरना है। बीए मेंशन होगा तो आपको बीए भरना है। बीकॉम आपके रिजल्ट में क्या मेंशन है वो वाला चीज देखो, ये वाले वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसके आगे क्या लिखा है वो मैटर नहीं कर रहा। बी वोकेशनल होगा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होगा, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, एनीथिंग मेंशन है वो वाला फिल करना है आपको, राइट। प्लेस ऑफ पासिंग ग्रेजुएशन अपीयरिंग, वो वाली चीजें आपको डिटेल्स में भरनी है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, जैसे ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी कौन सी आएगी, फिर आपने जैसे आपने बीएससी किया ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, प्लेस ऑफ पासिंग ऑफकोर्स इंडिया आएगा, ग्रेजुएशन टाइप फुल टाइम था, ग्रेजुएशन पासिंग ईयर 2025। अभी ग्रेजुएशन स्टेटस, ये वाली चीज, अभी जो लोग 2025 में इस साल पास आउट हुए हैं, उनका सबका एक बहुत बड़ा इश्यू है कि उनका जो मार्कशीट है
वो आया नहीं अभी तक, ठीक है। आया नहीं मतलब उनका क्या है, रिजल्ट मिला नहीं है, या मिला भी तो ऑनलाइन मिला हुआ है, राइट। बट इनका इश्यू क्या क्या है इस बार, उन्होंने लास्ट ईयर क्या किया था कि पासिंग के बाद जो है ना, पासिंग के बाद जो है ना, उन्होंने एक जस्ट 1 मिनट नहीं दिया है ना, ओके। पासिंग के बाद जो है दो ऑप्शन आ जाते हैं आपके, जैसे आप पास सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आता है परसेंटेज, परसेंटेज आता है, ठीक है। और सेकंड क्या आता है आपका, सीजीपीए। अभी आपको बहुत जगह सीजीपीए सिस्टम है तो आप सीजीपीए सिलेक्ट करते हो, राइट है ना। बट लास्ट ईयर क्या था, सीजीपीए सब्स्टिट्यूट करने का ऑप्शन था, इस बार वो नहीं दिया। उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने और कितने मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। मार्क्स जो भी मार्क्स ऑब्टेन्ड, आई थिंक मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी प्रॉब्लम ऐसा, जहां जहां ग्रेडिंग सिस्टम है, आई थिंक बहुत सारे कॉलेज में यही सिस्टम चल रहा है, अभी ग्रेडिंग सिस्टम ही चल रहा है, तो मार्क्स ऑब्टेन पता ही नहीं ना बच्चों को कितने मिले हुए हैं, और आपका रिजल्ट भी नहीं आया हुआ। अभी रिजल्ट के पीछे में क्या होता है, रिजल्ट के बैक साइड में अगर आप देखोगे, आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया तो आपको बस फ्रंट पेज मिला हुआ है, उसका जो बैक साइड पेज है वहां पे बहुत सारे कन्वर्जन दिए होते हैं कि जो ग्रेड है उसको मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करे, सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करे, बहुत सारे जो कन्वर्जन है बैक साइड पेज पे दिए होते हैं। अगर आप देखोगे थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, अगर कोई भी मार्कशीट उठा के देखते हो तो उसके पीछे भी दिए होंगे। अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलने की वजह से क्या है, ये कन्वर्जन वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, या मिला होगा आपके पास पिछले साल का, उस पर मेंशन होगा तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास हार्ड कॉपी होना इंपॉर्टेंट है रिजल्ट की। बट अगर मेरा सजेशन रहेगा, जो भी लोग अभी 2025 में पास आउट हुए, प्लीज सिलेक्ट एपियरिंग, उसमें कुछ हार्म नहीं है। आपको एक 15 दिन का टाइम मिल जाएगा, गलत सब्स्टिट्यूट करने की जगह एपियरिंग कर दो। जैसे आप एपियरिंग करते हो तो ये वाला आ जाएगा, और प्रो फॉर्मा यस करके दिया हुआ है, इस साल नया निकाला उन्होंने, लास्ट ईयर तक नहीं था, ठीक है। तो प्रो फॉर्मा यस जो है ये ऐसा होता है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, एक फॉर्म है, उसको डाउनलोड कर लेना है बस। ये सेल्फ मतलब किसी का जरूरत नहीं है, ये सेल्फ अटेस्टेड होता है। तो यहाँ पे आपका नाम है, स्टडिंग इन दिस, और रेगुलर कोर्स है, और मेरा रिजल्ट आया नहीं ऐसा बोल के आप बोल रहे हो कि हाँ जैसे आएगा मैं फोर्थ राउंड के पहले मेरा रिजल्ट सबमिट कर दूंगा, ऐसा, ठीक है ना। ये बताया हुआ है आपने, तो यहाँ पे सिग्नेचर करके इसको स्कैन करके अपलोड करना है। आई थिंक इट्स इज वेरी सिंपल। कुछ गलत जल वहां पे सब्स्टिट्यूट करने की जगह या पुट करने की जगह वेट कर लो। जो लास्ट ईयर पास आउट है आपके पास, आपके पास हार्ड कॉपी है, उसके पीछे के साइड में वहां पे कन्वर्जन दिया रहेगा, प्लीज यूज दैट कन्वर्जन। और यहाँ पे जो आप परसेंटेज और टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स फिल कर देना, राइट। एग्रीगेट मतलब चार, जो तीनों साल का जो होता है ना वो सब लिखना होता है बच्चों, एक साल का नहीं होता है, याद रखना, ये एग्रीगेट होता है, ठीक है। ये समझ लो, एग्रीगेट का मतलब तीनों साल का निकला है, एक ही साल का नहीं, समझ लो। नेक्स्ट मैथमेटिक्स एट 12th पे था या हायर लेवल पे था, वो लिख देना है। अभी उन्हें जैसे आप ये सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे नेम आ जाता है, सब्जेक्ट का नेम आ जाता है, ठीक है ना। ये अभी आया नहीं था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट नेम आ जाता है। अभी बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज है कि सर मैथमेटिक्स ही बोला है और सब्जेक्ट क्यों बोला है। अभी क्या होता है, मैथमेटिक्स में भी क्या है, किसी को स्टैटिस्टिक्स था, किसी को बिजनेस मैथमेटिक्स था, राइट ना, या किसी को प्लेन मैथमेटिक्स, बहुत सारे मैथमेटिक्स में भी वो डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं, तो उन्होंने वो नाम लिखने के लिए बोला वहां पे कि कौन सा नाम है आपका, बिजनेस मैथमेटिक्स है या स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स भी क्या होता है, मैथमेटिक्स में कंसिडर किया जाता है, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। मोस्टली नो होगा तो नो कर दीजिए, बट आई थिंक नो करने का ऑप्शन मेरे हिसाब से बस खाली बीसीए वालों को है, बाकी लोगों को नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ये फोर फॉर्म में भी बताया था मैंने, ये आपको डाउनलोड्स के सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टीएफडब्ल्यू का भी ऑब्टेन मैंने जस्ट बताया था, सब्जेक्ट नेम, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज, ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके डिटेल्स आ जाएंगे, पर्सनल डिटेल्स, ये बाय डिफॉल्ट आएंगे, इसमें आपको चेंज नहीं करना है, इस पे हाथ नहीं लगाना, बस वेरीफाई कर लो कि सही है कि नहीं। उसके बाद मेल फीमेल, आपका इनकम, ऑर्फन है कि नहीं, तो नो कर देना है यहाँ पे। हाँ ये वाला है, डू वांट टू अप्लाई फॉर टीएफडब्ल्यूएस। टीएफडब्ल्यूएस मतलब क्या होता है बच्चों, ट्यूशन फी वेवर स्कीम होता है, ट्यूशन फी वेवर स्कीम। अभी ये स्कीम का मतलब क्या, ये एक्सप्लेन करता हूँ 2 मिनट में। ट्यूशन फी वेवर स्कीम जो होती है बच्चों, इट्स फॉर द स्टूडेंट्स whose parents income is less than 8 लाख, जिनके पेरेंट्स का इनकम जो 8 लाख से कम है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम होता है। तो ये स्कीम ऑब्टेन करने का फायदा क्या होता है, आपका जो ट्यूशन फी है, ट्यूशन फी अगर किसी कॉलेज का अगर आपने देखा होगा फी स्ट्रक्चर, तो उसमें बहुत सारे फीस होते हैं, ऊपर आता है ट्यूशन फी, एग्जाम फी, डेवलपमेंट फी, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर फी एंड बहुत सारे फीस होते हैं। तो ये सब फीस मिला के टोटल फीस आपको पे करना होता है। तो ट्यूशन फी जो भी होगा आपका उस कॉलेज का, अभी देखो अगर मोस्टली कॉलेज में 80% पार्ट जो होता है वो ट्यूशन फी का ही होता है,
और बाकी जो 20% होते हैं, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं, मतलब 1 लाख फी है तो उसमें से 80,000 फी जो आपका ट्यूशन फी होता है और 20-30% जो है पार्ट वो बाकी का फीस होता है। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सेम ही होना चाहिए। तो ये जो ट्यूशन फी है ये पूरा का पूरा आपका माफ हो जाता है, आपको पे नहीं करना पड़ता है। मतलब अगर आप TFWS का सीट ले रहे हो, TFWS का अगर सीट ले रहे हो तो आपका ट्यूशन फी कम पूरा का पूरा माफ हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपको खाली 20,000 पे करने पड़ेंगे। तो जो लोग ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते जनरली, या ओबीसी से बिलोंग करते जनरली, ये ओबीसी या ओपन कैटेगरी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, एससी एसटी के लिए नहीं होता है, क्योंकि उनको फीस का बेनिफिट बहुत ज्यादा ऑलरेडी। TFWS का देखो प्रोज कॉन्स बताता हूँ। फीस कम हो जाता है, पर इसके जो कॉन्स है बच्चों, इसमें क्या होता है, कट ऑफ जो होता है थोड़ा ऊपर जाता है। मतलब अगर मान लो कोई कॉलेज के लिए ओपन का कट ऑफ अगर 89.3 परसेंटाइल जा रहा है, तो TFWS के लिए सेम कॉलेज का कट ऑफ मान लो 90.5 तक जा सकता है। एक एग्जांपल बता रहा हूं, मतलब ओपन से भी ज्यादा कट ऑफ जाता है, राइट। तो आपके मार्क्स कम है फिर भी आप TFWS ले रहे हो तो इश्यू होगा, बट एज ऑफ नाउ वो क्यों, कैसे बनना है, क्या बनना है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। एज ऑफ नाउ यहाँ पे आप यस कर सकते हो, यस करने में कोई भी हार्म नहीं है। वापस बता रहा हूँ, इसमें मुझे बार बार लोग कॉल करके पूछते कि सर यस करो नो करो, यस करो नो करो। भाई पूछने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ यस करो। यस करने के बाद भी एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपके पास चॉइस होता है कि उसको ऑप्ट करना है या नहीं करना है, TFWS के कॉलेजेस लेने हैं या नहीं लेने, वो चॉइस आपको बाद में भी मिलता है। तो अगर आप यस कर रहे हो तो उसमें भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप कुछ लॉस्ट नहीं कर रहे हो, समझ में आया? तो यस कर दो, कोई इश्यू नहीं उसमें, ठीक है गाइज, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अभी रिलीजन धर्म में भी अगर आप चूज कर रहे हो तो माइनॉरिटी में चले जाओगे। अगर हिंदू छोड़ के अगर आप पारसी हो गए या मुस्लिम चूज कर रहे हो तो आप माइनॉरिटी में जाओगे, उसका प्रो फार्मा आपको भरना पड़ेगा। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एक होता है, मराठी की जगह आप अगर कोई और लैंग्वेज ले रहे हो तो वहां पे भी आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में चले जाओगे। अगर कोई अदर माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहा है तो ये डिटेल्स भर देना अच्छे से। जो लोग दो माइनॉरिटी के टाइप है गाइस, देखो एक रिलीजियस माइनॉरिटी होता है, एक रिलीजन माइनॉरिटी होता है। तो रिलीजन माइनॉरिटी में मोस्टली आपको पता है जो अदर देन हिंदू है, जैसे पारसी हो गया, जैन हो गया, मुस्लिम हो गया, दे बिलोंग्स टू रिलीजन माइनॉरिटी। और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होता है, इनके कॉलेजेस अलग है। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है माइनॉरिटी के लिए बहुत कम जाता है। जैसे मुंबई का विवेकानंद कॉलेज पता होगा आपको, ये रिलीजियस माइनॉरिटी आ जाता है। तो वहां पे जो उस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उन लोगों को जल्दी कॉलेज एडमिशन मिल जाता है। पुणे में भी 1-2 कॉलेजेस है, मुंबई में 2-3 कॉलेजेस है। तो माइनॉरिटी से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों जो चीजें है ना, ये आपको अच्छे से भरने हैं। और उसके बाद जो प्रो फॉर्मा का फॉर्म आता है वो भी आपको अच्छे से भरना है। तो वापस बता रहा हूँ, देखो इसमें 2 चीजें क्लियर कर रहा हूँ अभी। TFWS का वापस एक बता रहा हूँ कि जो लोग TFWS ऑप्ट कर रहे हैं उनके पास इनकम सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। इनकम सर्टिफिकेट होगा तभी आप ये कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ जो मैं बता रहा हूँ, ओपन कैटेगरी से कोई जो लोग बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं, EMT से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं, आप सब लोग यहाँ पे यस कर दो। मोस्टली जो SC ST से है, दे हैव चॉइस, वो यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हो, डजंट मैटर, क्योंकि उनके लिए कुछ बेनिफिशियल नहीं है। अभी ओबीसी ENT के लिए क्यों होता है, मैं कुछ कॉलेज के लिए बताऊंगा उस टाइम पे। कुछ कॉलेज के लिए क्या होता है, ये TFWS का फीस कम है, मतलब TFWS में फीस कम आता है, ओबीसी से थोड़ा ज्यादा आता है। तो उस केस में आप दोनों चॉइसेस ले सकते हो। तो एज ऑफ नाउ यस कर देना, इसमें कुछ हार नहीं, क्लियर है? पीयू बताता हूँ मैं, शाह, पीयू शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो अभी यहाँ पे हिंदू एंड मराठी आपको चूज करना है। इसमें एक चीज क्या बतानी थी, EWS कोई पूछ रहा था, राइट। शैलेंद्र, EWS क्या करना है? शैलेंद्र, एक मिनट। यहाँ पे जब आप कैटेगरी का जो डिटेल्स भर रहे थे ना बेटा, यहाँ पे आई थी जो स्टार्टिंग में हमने कैटेगरी का डिटेल्स भरा था, राइट, यहाँ पे। तो कैटेगरी के डिटेल्स में आपको क्या करना है, EWS का डिटेल भरना है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वहां पे ऑप्शन शो कर रहा है, राइट। लास्ट में EWS का ऑप्शन वहां पे आ रहा है, तो EWS आपको चूज करना है वहां पे। बहुत सारे बच्चों को EWS है, इसमें दिक्कत होता है, मतलब कंफ्यूजन होता है कि कौन सा है। तो EWS अलग है, EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इट्स ओनली फॉर ओपन कैटेगरी। जो लोग ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS सर्टिफिकेट आपको अलग से बनाना पड़ता है, ये सर्टिफिकेट होता है। तो ये जो अपना कैटेगरी का था ना, रिजर्व वाला, वहां पे ये ऑप्शन आता है आपको। आई थिंक रिजर्व नहीं, जब आप जनरल चूज करते हो ना, जनरल, सॉरी माय मिस्टेक, जब आप जनरल चूज करते हो ना तो वहां पे EWS का ऑप्शन आता है आपको। जनरल के अंदर ही EWS होगा, चूज करना, ठीक है। जनरल के अंदर ही EWS आएगा, क्योंकि जनरल के लिए EWS होता है। तो वहां पे आप चूज कर सकते हो। अगर किसी को दिक्कत आ रही है उस टाइम पे तो प्लीज मैसेज मी, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है।
ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये सर्टिफिकेट अलग से मिलता है, 15 से 20 दिन लगते हैं। एज ऑफ नाउ आप रिसिप्ट लेके भी अप्लाई कर सकते हो, ध्यान देना, रिसिप्ट लेके भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है, देखो बच्चों अभी ये लिंक, ये सब डिटेल्स हो गए आपके, जेंडर एंड ऑल, ठीक है, वो तो जान लो, मोबाइल नंबर एंड ऑल चीजें आ गई, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन आता है बच्चों आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको फोटो अपलोड करना है सेम, और सिग्नेचर भी अपलोड करनी है। उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। अभी देखो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको लास्ट में अपलोड करने हैं। तो देखो अब जब भी आप सब चूज करते जा रहे हो, अगर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको एसएससी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एचएससी का भी करना है। नेशनलिटी के लिए अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, एक तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट भी कर सकते हो, लिविंग सर्टिफिकेट भी कर सकते हो, या डोमासाइल एंड नेशनलिटी का एक सर्टिफिकेट आता है वो भी कर सकते हो, 3 ऑप्शन है। डोमासाइल के लिए भी सेम है गाइस, बर्थ, ईएलसी एंड नेशनलिटी, ये दोनों जगह सेम डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर ऊपर किया तो नीचे करूं कि नहीं करूं, भाई चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो डॉक्यूमेंट ऊपर कर रहे हो सेम डॉक्यूमेंट नीचे भी अपलोड कर सकते हो, राइट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट जहां पे आपका जो मेंशन होता है ना कास्ट का, जैसे वहां पे क्या था, वंजारी फुरुटी, ये वाला, ठीक है। उसके बाद वैलिडिटी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, या रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड करना है, दोनों चीजें होंगी। एक तो आपका पास वैलिडिटी है तो वैलिडिटी अपलोड करो, नहीं है तो उसका रिसिप्ट अपलोड करो। नॉन क्रिमिनल जो बच्चों आपको यहाँ पे अपलोड करना है, कि नहीं हुआ तो रिसिप्ट अपलोड करना है, राइट। बट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, विदाउट दैट ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद सबमिट करके प्रोसेस करके आपको एंड कर देना है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है, देखो ध्यान देना, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस बता रहा हूँ। अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हुए टोटल यहाँ पे जो भी होंगे, हर अभी दिस डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी सेम फॉर ऑल कैंडिडेट्स, हर कैंडिडेट्स के लिए थोड़े डिफरेंट आएंगे। देखो ये वाले तो कॉमन है, ये ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट कॉमन है, राइट। अभी ये वाला डॉक्यूमेंट भी ऑलमोस्ट सब मोस्टली सबके लिए आएगा। ये लास्ट के 4-5 डॉक्यूमेंट है, दे आर डिफरेंट फॉर ईच कैंडिडेट्स। तो आपके पास जो है, ठीक है, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट जितने भी अपने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, तो आपको जाते टाइम क्या करना है, वापस बता रहा हूँ, तो जाते टाइम क्या करना है, 2 जेरॉक्स कॉपी का सेट बनाना है ये डॉक्यूमेंट का, राइट। अब ये जो इससे जो फाइनली एक फॉर्म आएगा, जाते टाइम क्या करना है, फॉर्म जो आएगा उसका जेरॉक्स, ठीक है, फॉर्म का जेरॉक्स फर्स्ट थिंग। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके 2 सेट्स बनाने हैं, फॉर्म प्लस 2 सेट्स, फॉर्म के भी दो लेने, ये दो ऐसे सेट्स बनाने, राइट, सबमिट करने के लिए। और एक थर्ड जो होगा जहां पे सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो एक सेट वहां पे सबमिट करना है आपको, एक सेट एक्स्ट्रा इसलिए रख रहा हूं, अगर कुछ मिस होता है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, दैट्स वाई। वैसे तो एक ही सेट की रिक्वायरमेंट है, बट एक सेट एक्स्ट्रा रखो आपके पास, राइट। तो 2 सेट्स लेके जाना बच्चों, और जो सेट्स यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट ले रहे हो उसका हर एक डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी साथ में कैरी करना है आपको वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपके पास ओरिजिनल कॉपी नहीं रहेगा तो वेरीफाई नहीं होगा, वापस बता रहा हूं, वापस चक्कर मारना पड़ेगा आपको उसके लिए। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना, 2 सेट्स लेके जाना, एक सेट उनके पास सबमिट करना, और जिस सीक्वेंस ने आपने अपलोड किया उसी सीक्वेंस से बनाना। देखो जितना आप डॉक्यूमेंट अच्छे से लेके जाते हो तो सामने वाला भी खुश हो जाता है, जल्दी जल्दी में आपके डॉक्यूमेंट्स करा देता है। अभी क्या है, देखो इसमें चीज मैं वापस बता रहा हूँ बच्चों, क्या होता है, छोटी मोटी क्वेरी निकालना वहां पे जो पर्सन बैठा है ना उसके हाथ में होता है। वो कुछ भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी गलत बता के आपको वापस भेज सकता है अगर उसका मूड सही नहीं रहा तो। देखो हमें हमारा काम नहीं बढ़ाना है, आप वहां पे जाके झगड़ा नहीं कर सकते कि नहीं सर ये वो कुछ ना कुछ बोल के टाल देगा, राइट। तो बेटर है अच्छे मूड में जाओ, उसको दे दो कि सर करो, कि सर प्लीज ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट है, तो क्या होता है थोड़ा प्लस माइनस भी रहेगा तो चला लेगा कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने अच्छे से आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, जितना अच्छे से सेट बना के रखेंगे, तो वो भी खुश होकर जल्दी जल्दी से हमें वेरीफाई करके आपको जल्दी फ्री कर देगा। क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है बच्चों, दिन में 100 बच्चे उनके पास चले जाते हैं, राइट है ना। तो आप तो चलो अच्छे माइंड से जा रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, पर हर कोई नहीं आता। बहुत सारे बच्चे के पास डॉक्यूमेंट क्लियरली नहीं होते, फॉर्म अच्छे से भरा नहीं होता, या बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं, कुछ लेके आते आधा लेके जाते आधा लेके नहीं आते, तो ऑलरेडी वो भी परेशान होते हैं। उनकी गलती नहीं, दिन भर 100 बच्चों को एंटरटेन करना है, हर किसी का क्वेरी अलग है, हर कोई उनसे दिमाग लगा रहा है, राइट है ना। तो ऑलरेडी वो क्या होते हैं कि टेंशन में होते हैं। तो दैट्स वाई कि आप जितना फ्रेश माइंड से जाएंगे, जितना डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से लेके जाएंगे, आपको उतना जल्दी हो जाएगा। तो वहां पे जाके झगड़े करने की ट्राई मत करो, उनसे बात कर लो, ठीक है ना, कि सर ये ऐसा कर लो, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट अच्छे से क्लियर करके चेक करके लेके आओ, ठीक है। अभी आपके क्वेरीज में मैं लेता हूँ, यस एक एक लेता हूँ, चलो ठीक है। आनंद सर मेरा भी डाउट क्लियर करा, मैंने ऊपर पूछा है, आनंद वापस भेजो ना बेटा, वो चला जाएगा।
शैलेंद्र ईडब्ल्यूएस जो है ना ओपन में आ जाएगा आपका कैटेगरी में। पीयूष शाह ने आप मुस्लिम, आई डोंट हैव नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बट अप्लाइड सिंस 1.1। पीयूष शाह, आप एक काम करो बेटा, वहां पे जाके उनसे बात कर लो, तभी वो जल्दी निकलेगा। वहां पे जो भी होगा, जो ऑफिसर होगा, उनसे किसी से जाके बात कर लो, तब निकलेगा। डोमासाइल सर्टिफिकेट हैज एरर। कशिश, कौन सी एरर है बेटा? एरर मतलब क्या बता रहे हो आप? वो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं है और बर्थ सर्टिफिकेट में इंडियन मेंशन नहीं है। सचिन, तो ये लिविंग सर्टिफिकेट में मेंशन होगा आपके। लिविंग देख लो, आपका कोई भी लिविंग चल जाएगा, 10th का भी चल जाता है, 12th का भी चल जाएगा, ग्रेजुएशन का भी चल जाएगा, कहीं ना कहीं पे आपके पास तो मेंशन होगा ना इंडिया, तो वाला चल जाएगा। प्रत्येक कौन सा कॉलेज मिलेगा उसके ऊपर वापस से एक सेशन में सेपरेट लेने वाला, डोंट वरी। पूरा एक सेशन उसके ऊपर होगा, पूरा आपको लिस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, कट ऑफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, फॉर्म फिलिंग कैसे करना है वो भी पूरा बताया जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, एज ऑफ नाउ उसका टेंशन मत लो। फॉर्म फिलिंग के बारे में कुछ डाउट है, प्लीज आस्क टुडे। बाकी का भी जो गाइडेंस है आपको किया जाएगा पूरा, डोंट वरी, ठीक है। चैनल के लोग सब्सक्राइब करके रखो, आपके दोस्त के साथ भी शेयर करो ताकि किसी का फॉर्म मिस ना हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चा वेस कंपल्सरी का, तो सोशल क्या कंपल्सरी बेटा, क्या पूछ रहे हो आप? क्या कंपल्सरी है क्या? एलसी कंपल्सरी? नो 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 नो, एलसी मतलब ग्रेजुएशन का एलसी नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो, दो चीजें होती है। ग्रेजुएशन का एलसी जो है, ये सबमिट करने के लिए आपके पास 2-3 महीने का टाइम है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करो। अभी बहुत सारे बच्चे, एलसी क्यों रिक्वायर्ड है, ध्यान देना बच्चों, एलसी क्यों रिक्वायर्ड है? एलसी कब चाहिए? अगर किसी ने आपको देखा यहाँ पे नेशनलिटी की कॉलम में एलसी का एक ऑप्शन था, याद होगा ना, या इसमें भी था, यहाँ पे भी एलसी था। ये जिन्होंने एलसी चूज किया उनको एलसी रिक्वायरमेंट है बस, राइट है। बट 10th का होगा तो वो जेरोक्स भी चल जाएगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल उसके पास नहीं होगा, तो उसका जेरोक्स भी आपको एक्सेप्टेबल है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। बट अगर ग्रेजुएशन के एलसी की बात कर रहे हो तो ग्रेजुएशन एलसी का 2-3 मंथ्स का टाइम है, वो आपको डायरेक्टली कॉलेज में सबमिट करना है, वो अभी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। रिजल्ट आने के बाद आराम से उसको अप्लाई कर देना, 1 महीने के बाद आ जाएगा, सबमिट कर देना, उसका कोई टेंशन नहीं है अभी, ठीक है। यस कर सकते हैं ना आनंद, दोनों अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आनंद, ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यूएस डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, आप दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी। उसका प्रोसेस कैसे होता है देखो, एक्चुअली अभी वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट जब मैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे वो पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सीट अलॉटमेंट होता है, यही सीट क्यों मिलता है, एंड और बहुत सारी चीजें होती है उसमें, वो पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। एज ऑफ नाउ आप दोनों अप्लाई कर दो उसमें, ठीक है ना, बाकी टेंशन मत करो। सचिन, आप कांटेक्ट करो मुझे बाद में, अभी कहीं पे भी नहीं है तो विल नीड टू थिंक अबाउट इट, ठीक है ना। ही लीला आहे तिथे पण शी पाहिजे, ओके। कशिश, उतना कोई इश्यू नहीं है, उतना अगर एरर होगा ना तो वहां पे आप सबमिट कर देना, ठीक है ना। कशिश बुगले, आप वहां पे सबमिट करना। ऐसे मिस्टेक्स के लिए क्या होता है, जनरली वहां के जो ऑफिसर्स होते हैं आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन बताते हैं। मोस्ट ऑफ द एक जनरल सोल्यूशन क्या होता है, आपको एक एफिडेविट लिख के देना होता है 100 रुपीज के स्टैंप ऊपर, कि ये वाला यहाँ पे मिस्टेक हुआ है और इसके लिए मैं मतलब रिस्पॉन्सिबल हूँ, ऐसा कुछ, तो वाला एक्सेप्ट हो जाता है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एज ऑफ नाउ सबमिट कर दो और उनको बनाना कि ये वाला मिस्टेक हुआ है, ठीक है, उनसे बात कर लेना, वो बड़ा मिस्टेक नहीं इतना कुछ, ठीक है। हाँ सचिन, मैं करता हूँ, लेक्चर के बाद बात करते हैं। व्यू वो डिपेंड है ना, मैं वही बता रहा हूँ कि कॉलेज टू कॉलेज वारी करेगा वो चीज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, ईडब्ल्यूएस वाला अच्छा होगा या ओबीसी से? ईडब्ल्यूएस भी बेटर है वैसे, और ओबीसी भी बेटर है वैसे, कोई इश्यू नहीं है। अभी आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो चीजें मैटर करेगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना चाह रहे हो तो ईडब्ल्यूएस में भी अच्छे खासे बेनिफिट है, मतलब 10% सीट्स होते हैं हर एक कॉलेज में, तो वहां पे भी अच्छे बेनिफिट्स है। और ओबीसी में भी तो 20% में तो बहुत सारी चीजें, तो एक्चुअली ईडब्ल्यूएस में सीट ज्यादा है रादर देन ओबीसी, ठीक है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कर रहे हो तो दैट विल बी बेटर आपके लिए, ठीक है। नहीं नहीं आनंद, क्या सुना था आपने कि अगर टीएफडब्ल्यूएस में अलॉट नहीं होता है तो ओपन में हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस नहीं होगा? ऐसा कौन बताया आपको? ऐसा किसने बताया आपको? आप टीएफडब्ल्यू चूज कर लेना, ईडब्ल्यू चूज कर लेना। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं, आप उस पर भरोसा मत करना। जो प्रॉपरली वहां पे देखो, अगर देखो दोनों चीजें अगर आप सिलेक्ट कर पा रहे हो तो दोनों से आप अप्लाई कर पा रहे हो, इसलिए सिलेक्ट कर पा रहे हो। अगर वैसा होता है तो आप वो देखो, अगर ईडब्ल्यूएस अगर रिजर्व कैटेगरी ले होता तो वहां पे आता ना,
आ रहा है क्या वहां पे देखो, या TFWS सबके लिए नहीं होता तो वहां पे शो ही नहीं करता। सचिन बात करते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना बेटा, बात करते हैं। और कोई किसी को कोई डाउट बच्चों? सचिन आपका इश्यू है वो थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा डिफरेंट इश्यू है। बाकी लोगों का किसी का इश्यू होगा तो प्लीज लेट मी नो। प्लीज डू सब्सक्राइब ऑन चैनल गाइज। आवर नेक्स्ट ईयर बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड। 10 जून को बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपके कोई जूनियर्स होंगे, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे तो प्लीज डू सजेस्ट, ठीक है ना। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे से रिजल्ट हम लोगों ने निकाले थे। तो ऑलरेडी हमारी महाराष्ट्र MBA MCA CET की बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी यहाँ पे जो नंबर्स है वो मेंशन्ड है, इनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट 2024 में भी हमने बहुत अच्छे से रिजल्ट निकाले थे, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे से रिजल्ट आए थे। तो कंटिन्यूअसली एवरी ईयर हम लोग बहुत रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस ऑन? थैंक यू आनंद। चलो ठीक है गाइस, एवरीवन, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन के लिए सब्सक्राइब करना गाइस, बिकॉज पूरा जो प्रोसेस है अपना कैप राउंड का पूरा एक्सप्लेन होने वाला है। कॉलेज की लिस्ट, उसके बाद EWS TFWS, कॉलेज का सीट अलॉट कैसे होता है, तो टिल लास्ट राउंड। उसके बाद स्पॉट राउंड क्या होता है ये भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। कॉलेजेस कौन कौन से अच्छे, कौन से टॉप में, ये भी आपको बताया जाएगा, वो लिस्ट भी आपको शेयर किया जाएगा। तो प्लीज मतलब सब्सक्राइब करते रहो, और मैं वहां पे व्हाट्सएप का लिंक भी दूंगा नेक्स्ट वीक, उसमें भी ज्वाइन कर लो, तो वहां पे भी मैं शेयर कर दूंगा डिटेल्स, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। यहाँ पे मैंने एक व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है शायद से ग्रुप का, तो उस पर भी ज्वाइन हो जाना, मतलब जो भी डिटेल्स होंगे आपको वहां पे मैं भेजता रहूंगा, ठीक है ना। क्लियर है गाइज? एक लिंक देता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट, डिस्कशन का ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाना। तो आपको जो भी डाउट होगा आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हो, राइट। वहां पे क्योंकि मैं डिटेल शेयर करने वाला हूँ इस साल के जितने भी है, तो आपको भी इसका हेल्प होगा, ठीक है। लिंक शेयर कर दिया गाइस, ज्वाइन कर लेना वहां पे, ठीक है। 2026 का ग्रुप है, जब तक आपका काम है आप रुक जाना ग्रुप में, जैसे खत्म हो जाएगा फिर लेफ्ट कर देना, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, बाय।